हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो हमारे 4 डे चैलेंज का आज डे 1 है, जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड 30 मेजर क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद आपके नीट के केमिस्ट्री सेक्शन में कम से कम 60 मार्क्स इंश्योर होने वाले हैं। एक वीडियो इक्वल्स टू 60 मार्क्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आपको नीट 2026 की प्रैक्टिस करनी है, प्रिपरेशन करनी है, आप अपनी नीट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप एक साल ड्रॉपर हैं और आप नीट को एक और साल डेडिकेट करना चाहते हैं रैंक लाने के लिए, तो आप हमारा आनंद मनी रेजिडेंशियल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे प्रोग्राम की, इस पूरे कोर्स की आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। आपको एक छोटा सा काम करना है। बस आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे टाइप करना है आपको डॉक्टर आनंद मनी। जैसे ही आप डॉक्टर आनंद मनी टाइप करोगे, आपको एक फर्स्ट लिंक मिल जाएगी, जो कि आपको पहुंचा देगा इस पूरे वेब पेज पे। ये वेब पेज आपको सब कुछ प्रोग्राम के बारे में बताएगा। हमारे पास जितने प्रोग्राम है, ड्रॉपर प्रोग्राम, 1 ईयर 2 ईयर प्रोग्राम, सब कुछ आपको बता देगा। आपको बस क्या करना है, स्क्रॉल करना है। जो भी कोर्स के बारे में आपको जानना है, वहां पर जाना है व्यू डिटेल में। जैसे ही आप व्यू डिटेल में जाओगे, जैसे ये ड्रॉपर क्लासरूम प्रोग्राम है, नीट 2026 को टारगेट कर रहा है, तो आपको इस प्रोग्राम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपका खाना कैसे होगा, कितना टाइम आप लाइब्रेरी को दे रहे हो, कितनी टाइम क्लासेस होंगी, कौन कौन आपको पढ़ाने वाला है, इस पूरे सब चीजों का ओवरव्यू आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगा। तो अगर आपको अपनी नीट की प्रिपरेशन में बूस्टर लगाना है, तो आप हमारे आनंद मनी रेजिडेंशियल प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी नीट की जर्नी फटाफट से स्टार्ट कर सकते हो। चल, तो अब हम बातें बंद करते हैं और वापस आ जाते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेशन पे, जहां पर हम 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन डिटेल। जो भी उसमें पूछा जाएगा वो हम थ्योरी बेस में साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे और अपने 60 मार्क्स इस वीडियो के थ्रू लॉक कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, यस मैम वी आर रेडी, और हम फिर स्टार्ट करते हैं। चल, तो स्टार्ट करते हैं। चल, कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ रखा है। हर एक टॉपिक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे जस्ट इन 30 क्वेश्चंस। चल, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। देखो, आयुपेक नेम लिखने का हमारे पास एक फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होता है, फटाफट से लिखेंगे। नोटबुक में पेन निकालो, स्टार्ट करो लिखना। क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले आता है हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, प्राइमरी प्रीफिक्स। बहुत ही बढ़िया। फिर क्या आता है हमारे पास, वर्ड रूट। उसके बाद क्या आता है मेरे पास, प्राइमरी सफिक्स। और लास्ट में क्या आता है हमारे पास, सेकेंडरी सफिक्स। ये हमारा फॉर्मेट है लिखने का, क्या, आयुपेक नेम। तो फटाफट से देखते हैं कि हर एक चीज हमें बताती क्या है। फटाफट से देखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो कार्बन चेन वर्ड रूट में इंक्लूड नहीं हुई और बाकी के जो कार्बन बच गए, वो सब किस में आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं। ठीक है। और साथ में फंक्शनल ग्रुप, जो हमारा मेन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं बन पाया, वो भी किस में आता है, हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स में, सब्स्टिट्यूएंट्स में। अगर मैं प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करूं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, मेरे पास एक ही वर्ड होता है। कौन सा, साइक्लो। आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए यूज होता है, दिस इज ओनली यूज्ड फॉर साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स के उसमें यूज होता है। ठीक है। अगर मैं वर्ड रूट की बात करूं, तो वर्ड रूट क्या बताता है, पेरेंट चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। ये कौन बताता है, वर्ड रूट बताता है। अब देखो, ये जो हमारे पास सेकेंड प्राइमरी सफिक्स होता है, ये क्या बताता है, ये आपको बताता है अनसेचुरेशन और सेचुरेशन में फर्क। अगर कोई मॉलिक्यूल सेचुरेटेड है, तो वहां पर यूज होगा EAN। सॉरी, क्या यूज होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सेचुरेटेड है मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या यूज होगा, ANE। अगर अनसेचुरेटेड है तो दो तरीके की हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, EYNE। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, सेकेंडरी सफिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या बताता है आपको, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो। अब देखो, इसकी हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर होती है। अगर मेरे पास किसी मॉलिक्यूल में 2 या 3
कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो एक जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले होगा उसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी सबको सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करवाएंगे, उनको कहाँ डाल देंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में डाल देंगे। चल तो लिखना स्टार्ट करते हैं जो हमें दे रखा है। देखते हैं क्या है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल। अब देखो हमें प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, अगर मेरे पास अनसैचुरेशन है, फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग करने के लिए मैं किसको प्रायोरिटी दूं, तो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी दूंगी फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप के बाद किसको जाएगी, अनसैचुरेशन को, डबल ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्ट में किसको जाएगी, जो भी सब्स्टिट्यूएंट मेरा प्रेजेंट होगा। तो अब मॉलिक्यूल में देखते हैं कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, बिल्कुल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, एक ही है, एक ही है, बहुत ही बढ़िया। तो इसका क्या यूज होगा, सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा। सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल का क्या होता है हमारे पास, OL। क्लियर है इतनी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है मेरे पास, अनसैचुरेशन, तो पहला नंबर इसको मिल गया, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे दी, पहला नंबर। फिर मेरे पास अनसैचुरेशन है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ इस तरीके से मैंने पूरे कंपाउंड को नंबरिंग दे दी। अब मुझे क्या करना है, जो बच गया उसको उसकी जगह पे लिखना है। ये बच गया किसकी तरह बिहेव करेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। हमारे पास मिथाइल ग्रुप है तो इसका क्या प्रीफिक्स यूज होता है, मिथाइल ही यूज होता है। क्लियर होती है इतनी बातें, तो नंबर के साथ लिखेंगे क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स 5 मिथाइल, बहुत ही बढ़िया। साइक्लिक कंपाउंड है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब मुझे प्राइमरी प्रीफिक्स भी लिखना पड़ेगा, क्या लिख दूं, साइक्लो, बहुत ही बढ़िया। अब देखो वर्ड रूट, वर्ड रूट जितने भी कार्बन को नंबरिंग दी तो कितने कार्बन को दी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को दी तो क्या आ गया, पेंट। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, 2 पे, तो 2 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या लिख दूंगी, 2 ईन। अब आगे फर्स्ट नंबर पे क्या प्रेजेंट है, 1 ऑल। अब देखो दो वॉवल एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक वॉवल हटा दिया तो मेरे पास बच गया EN और 1 ऑल। क्लियर है इतनी बात, यही फॉर्मेट था, इसी फॉर्मेट में हमने पूरा अपना नाम लिख दिया आयुपेक में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, थर्ड पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। जब भी हम एसिडिक करेक्टर देखते हैं बच्चे तो उसको कंजुगेट बेस से रिलेट करते हैं। जितना ज्यादा मेरा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा मेरा एसिड एसिडिक इन नेचर होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो फटाफट से देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं एसिड का। लेट से मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ही ले लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अगर अच्छा है तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, H+ प्रोवाइड कर रहा होगा। और अगर यहाँ से H+ निकल के चला गया तो यहाँ पर क्या बच गया, RC डबल बॉन्ड O, और O पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, कंजुगेट बेस के नाम से जानते हैं। जितना ज्यादा इसको स्टेबल रखोगे उतना ज्यादा आपका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो देखते हैं फटाफट से, यहाँ पर H+ जाएगा, फिनॉल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर H+ जाएगा, इसको नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब देखो लास्ट वाले मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल, और बाकी ऊपर तीनों में क्या प्रेजेंट है, फिनॉल। तो इतनी बात तो मुझे पता है कि अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल, तो मेरा फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब इन तीनों में कंपेयर करते हैं। देखो हमारे पास जो कंजुगेट बेस है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब मुझे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना है, कम। मुझे स्टेबल मॉलिक्यूल चाहिए। अब कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल नहीं चाहता कि वो चार्ज फॉर्म में हो, वो एक न्यूट्रल एटम बनना चाहता है। तो ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करना चाहती हूँ, मैं एक ऐसा ग्रुप, ऐसा एटम लगाऊंगी जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करे। तो मैं कौन सा ग्रुप यूज करूंगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इनमें से जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वही आपका बेस्ट एसिड बना के देगा। तो ये क्या है, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिल गया हमें। वैसे तो हमारा आंसर मिल चुका है हमें, फर्स्ट वन ही। आगे भी देख लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये तो उसको क्या करेगा, एसिडिटी को कम करेगा, नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा देगा। यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, नो इफेक्ट। तो नो इफेक्ट से तो अच्छा है हम कौन सा इफेक्ट काउंट कर ले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और अपने कंजुगेट बेस को क्या कर लें, अच्छे से स्टेबलाइज कर लें। चले आगे, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलता है, बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बतानी है कि कैसे होगी। देखो ध्यान से देखते हैं कौन कौन सी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। तो CN वाली बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है हमें, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है, ध्यान से देखो, एक A यहाँ पर प्रेजेंट है, कैसा है, सिंगल बॉन्ड। ध्यान रखना जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू
डबल बॉन्ड। ये सी वाला जो है ये कैसा है आपका, डबल बॉन्ड, बहुत ही बढ़िया। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी हमारे पास, कम ही होगी, सिंगल की क्या होगी, ज्यादा होगी, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये जो लोन पेयर है ये कैसे प्रेजेंट है, रेजोनेंस में प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ना ही ये सिंगल है ना ही ये डबल है, इस पे क्या आ चुका है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या आ चुका है बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। किसकी वजह से आया है, ड्यू टू रेजोनेंस। साथ के साथ लिखेंगे रीजन, डिटेल में इसलिए ही पढ़ा रही हूँ ताकि आपके और भी आगे के क्वेश्चन बन सके जब आप प्रैक्टिस करना चालू करो। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका है। सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड सबसे कम बॉन्ड लेंथ, पार्शियल डबल बॉन्ड सिंगल और डबल के बीच में। तो सबसे कम किसकी हो गई, सी की, उसके बाद बीच वाली कौन सी हो गई, बी, और लास्टली कौन सा हो गया हमारे पास, ए। तो ए का सबसे ज्यादा क्योंकि सिंगल है, सी का सबसे कम क्योंकि डबल है, और बी का बीच में क्योंकि पार्शियल, ना ही सिंगल ना ही डबल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। इतना आसान क्वेश्चन, 4 मार्क्स आपकी जेब में। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से क्या बोल रहा है वो आपके पास, एक एल्कीन मॉलिक्यूल दे रखा है, उसमें एडिशन कराना है वाटर का। तो एक तरफ क्या होगा, H+ जाएगा, दूसरी तरफ क्या जाएगा, OH-। ऐसा होता नहीं है, हमने ट्रिक याद कर रखी है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नेम रिएक्शन और रिएजेंट वाली नहीं देखी है तो उसमें जाके देखो, हमने कितनी आसानी से इसका एडिशन करवाया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे फटाफट से। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एडिशन किसके हिसाब से होना चाहिए, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होना चाहिए। मार्कोनिकॉफ कहता है कि जो अमीर है उसको और अमीर बनाओ, मतलब जिसके पास हाइड्रोजन है उसी को हाइड्रोजन दे दो। अगर आप मार्कोनिकॉफ लगाने चले तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये गलत। आपको यहाँ पर देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो ये एल्कीन मॉलिक्यूल है, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये यहाँ पर टूटे ए पाथवे, या तो ये यहाँ पर टूटे बी पाथवे। तो दोनों पाथवे ना हम फटाफट से देखते हैं, ए और बी पाथवे में कैसा आपका कार्बोकटायन बनेगा। चल, तो ए पाथवे अगर फॉलो करेगा हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, CH, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना, यहाँ पर आ गया C, H तो है नहीं, यहाँ पर क्या है हमारे पास CH3, और यहाँ पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। बी, सेकंड रास्ता कौन सा है हमारे पास, कि दूसरी तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज टूट जाए, CH पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर CH3, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है जो क्या बना रहा है, एक बेंजाइलिक कार्बोकटायन बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों, बेंजाइलिक कार्बोकटायन। और यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज क्या बना रहा है, टर्शरी। अगर ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होता तो यही वाला स्टेबल होता, लेकिन ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप नहीं है, तो कौन सा स्टेबल दिखाएंगे हम, बेंजाइलिक वाला स्टेबल दिखाएंगे। तो ये वाला पाथवे मेरा गलत हो गया, मतलब माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, और ये वाला पाथवे मेरा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो जहां पर नेगेटिव चार्ज है वहां पर क्या मिल जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, और जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां पर क्या मिल जाएगा, OH नेगेटिव आयन। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी, उसके साइड में पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज आयन OH आके अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, CH3। तो हमारा कौन सा आंसर आपको करेक्ट दिख रहा है, अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाए तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सेकंड ऑप्शन वी हैव इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, थोड़ा सा यहाँ पे भी दिक्कत है, 3 कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है वो, BD3। अगर ये BD3 की जगह BH3 होता तो क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते, ये कौन सी रिएक्शन है, BH3THF, और यहाँ पर क्या है, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH-। कौन सी नेम रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन सी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें भी किसका अटैचमेंट होने वाला है, पानी का ही अटैचमेंट होने वाला है। तो पानी का अटैचमेंट कैसे याद किया है, एक तरफ ले लो H+ और दूसरी तरफ क्या ले लो आप, OH-। अब यहाँ पर क्या होता है, जो BH3THF होता है ये आपको H प्रोवाइड करता है, और जो H2O2 होता है ये आपको OH प्रोवाइड करता है। तो अगर यहाँ पर BH3 की जगह BD3 है, जो कि हमारे हाइड्रोजन का ही दूसरा आइसोटोप है, ड्यूट्रियम, तो H की जगह क्या प्रोवाइड करेगा, ये D प्रोवाइड करेगा। ध्यान रखेंगे, अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है तो कौन सा रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, मतलब जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको नेगेटिव पार्ट मिलेगा। ठीक है, चल, तो एल्कीन को एग्जामिन करने का टाइम आ चुका है हमारे पास। ये रही एल्कीन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन।
तो इस वाले कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसी को क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन तो है नहीं, तो क्या मिलेगा, डी। और जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन को क्या मिलेगा, नेगेटिव पार्ट OH मिलेगा। तो फटाफट से देखते हैं क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, CH, यहाँ पर क्या है, CH2। तो यहाँ पर जो इसके पास हाइड्रोजन कम है उसको क्या मिल गया, हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन तो है ही नहीं तो क्या मिलेगा, ड्यूट्रियम। और जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसको मिलेगा OH। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फिर से आपका फर्स्ट ऑप्शन ही मैच हो रहा है। तो हमने इस पूरी रिएक्शन के थ्रू तीन चीजें सीखी। पहला, अगर आपके पास BH3THF आ जाए और H2O2 आ जाए, एक नेम रिएक्शन है, कौन सी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जो पहला वाला स्टेप है वो आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, जो दूसरा वाला स्टेप है वो आपको OH प्रोवाइड करता है। तीसरा, आपके पास जब भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आ जाए आपको कौन सा रूल लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। क्लियर होती है इतनी बातें बच्चों, चल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। देखो फिर से एसिडिटी का क्वेश्चन आ गया। एसिडिटी का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बनाओगे, कंजुगेट बेस बनाओगे। अगर आपने कंजुगेट बेस को स्टेबल कर लिया, आपका वो कंपाउंड मोस्ट एसिडिक इन नेचर हो गया। तो फटाफट से देखते हैं। अब ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या बनाएगा, H+ निकाल देगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब आपको क्या ढूंढना है, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ढूंढना है। तो फटाफट से देखते हैं, ये क्या है आपके ++M, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बट ये एक बल्की ग्रुप है और ये कहाँ लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, ऑर्थो इफेक्ट दिखाएगा, जिसको आप SIR के नाम से भी जानते हो। तो देखो ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, हमारे पास जो भी ग्रुप हो, बेशक से वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे लगता है तो उसकी एसिडिटी को फर्दर टाइम्स इंक्रीज कर देता है। तो बेशक से ये मेटा और पैरा पे लगे रहे, कुछ भी हो, अगर ये विड्रॉइंग ग्रुप भी होते तब भी हमारे पास जो डोनेटिंग ग्रुप होता, ऑर्थो पोजीशन का लगा होता, तो वो हमारा मोस्ट एसिडिक इन नेचर हो जाता। कौन सा इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट। फटाफट से नोटबुक में साथ के साथ नोट करोगे, ऑर्थो इफेक्ट ओनली सीन इन बेंजोइक एसिड। हमारे सिलेबस में बेंजोइक एसिड के बारे में ही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। स्टेबल कन्फर्मर ढूंढना है, मतलब आपके पास कोई भी स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्या बच्चों, कोई भी स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कहां पर स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं होता, जब आपके पास एंटी या फिर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है। तो आपके पास दो तरीके के कन्फर्मेशन होते हैं, जब एटम के पीछे एटम लगा होता है तब आपका वो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कहलाता है। जब एटम के साइड में एटम हो, एकदम उसके पीछे ना हो, तो वो आपका स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहलाता है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अब देखते हैं फटाफट से, यहां पर ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एटम के पीछे एटम नहीं है, मतलब ये कौन सी फॉर्म है हमारी, स्टैगर्ड फॉर्म है। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर भी एटम के पीछे एटम नहीं है, स्टैगर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर भी एटम के पीछे एटम नहीं है, स्टैगर्ड फॉर्म है। ये तो क्या है, एटम के पीछे एटम, इक्लिप्स्ड फॉर्म, मतलब ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिखाएगी, वहां पर हिंड्रेंस क्रिएट करेगी। अब देखो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक Cl CH3 के साथ क्या कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, लेकिन H के साथ नहीं करेगा। तो एक स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई और यहाँ पर दो स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कितनी हिंड्रेंस है, एक, और यहाँ पर फर्दर दो, और फिर क्या हो गई, तीन स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पर दो ही स्टेरिक हिंड्रेंस थी, H के साथ तो नहीं करेगा। यहाँ पर कितनी हो गई, तीन। तो ये तो हमारा ऑप्शन कैंसल आउट हो गया अभी के लिए। फिर से यहाँ पर देखो, एक एक इन दोनों से करेगा, फिर एक इन दोनों से करेगा, फिर एक इन दोनों से करेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी कितनी स्ट्रेन हो गई, तीन तीन स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई। इसका मतलब मोस्ट स्टेबल कौन सा है मेरे पास, फर्स्ट। आपको सबसे पहले देखना है कि स्टैगर्ड मिल जाए, स्टैगर्ड के बाद आपको देखना है कौन कम पास है, कौन ज्यादा दूर। दूर दूर एटम बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, आपका वो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। चल नेक्स्ट आ जाओ, फिर से क्या है हमारे पास, दो ऑप्शन है, HgOAcNaBH4। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या होता है इसमें, इसमें होता है हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर। क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। कौन सा रूल लगता है,
मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। आगे बात करते हैं, B2H6 H2O2 अभी ही पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कौन सा रूल लगता है, कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जितनी बार बोलोगे जितनी बार लिखोगे उतना आता चला जाएगा। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कौन सा रूल लगता है, एडिशन ऑफ वाटर ही होने वाला है, बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जो अमीर है उसको और अमीर बनाओ, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसी को हाइड्रोजन दो। और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन दे दो। तो देखते हैं फटाफट से किसके पास कितना हाइड्रोजन है, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसके पास 0 हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा H और यहाँ पर क्या लगेगा OH। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको OH दो, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको क्या दो, H दो। तो फटाफट से बनाते हैं। आपका जो A प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, CH3, यहाँ पर CH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा CH3। जो B प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर क्या लग जाएगा CH2OH, कुछ इस तरीके का। अब वो पूछ रहा है जो A और B है, ये आपका A बन चुका है, ये आपका B बन चुका है। दो नेम रिएक्शन यहाँ तक आपको याद होनी चाहिए। तो मेजर प्रोडक्ट A एंड B आर कौन सा आइसोमर है, चल पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, चेन लेंथ सेम होनी चाहिए। सबसे पहले देखेंगे चेन लेंथ सेम है क्या, ध्यान से देखते हैं। अगर मैं इसका नेमिंग लिखना स्टार्ट करूं तो मैं कैसे लिखूंगी, ये मैं अपनी पेरेंट चेन मानूंगी और इसमें ये पेरेंट चेन मानूंगी। तो चेन लेंथ ही क्या हो गई मेरे पास डिफरेंट। यहाँ पर कितने कार्बन है की चेन है 3 और यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है 4। तो पोजीशन आइसोमर तो ये नहीं हो सकते। कौन से आइसोमर हो गए, जिसमें चेन लेंथ डिफरेंट होती है, चेन आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर के लिए फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर क्या है मेरे पास अल्कोहल और यहाँ पर भी क्या है मेरे पास अल्कोहल, तो फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकते। और क्या है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर देखने के लिए क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है मेरे पास, ऐसा कार्बन जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप हो, ऐसा कार्बन जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी कार्बन नहीं है जिसके पास चारों डिफरेंट ग्रुप हो, चाहे ए में देख लो चाहे आप बी में देख लो, तो आपका ऑप्टिकल आइसोमर भी ये नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उसको फॉलो करते करते हम स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला रूल है आपके पास ऑक्टेट कंप्लीशन। कौन सा है बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीशन। आप हर एक एटम को देखोगे कि उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा रूल है आपके पास मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तीसरा रूल है अगर आपके पास कोई न्यूट्रल स्पीशीज है तो वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चार्ज स्पीशीज। अगर आपके पास कोई चार्ज स्पीशीज है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखे, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखे। इतनी सी बात है भाई, ये भी हो गया। लास्ट रूल, जो भी आपके चार्जेस हैं अगर वो अपोजिट चार्जेस हैं तो वो मिनिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होने चाहिए, और अगर वो सेम चार्जेस हैं तो वो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होने चाहिए। ये आपके कुछ रूल्स हैं जिससे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो फटाफट से देखना स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है। फर्स्ट मॉलिक्यूल बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ये है हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल। सेकेंड मॉलिक्यूल क्या है, CH, यहाँ पर आ चुका है आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड है OH, यहाँ पर है आपका पॉजिटिव चार्ज। चलो भाई ये आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया, ये आपका सेकेंड मॉलिक्यूल हो गया। थर्ड मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, नेक्स्ट टाइम से पीपीटी ढंग से बड़ी सी लेके आएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बहुत ही बढ़िया हो गया। नेक्स्ट आ जाओ HCO पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ गया OH, ठीक है।
ये आपका क्या हो गया थर्ड, और ये क्या हो गया आपके पास फोर्थ। देखते हैं, तो पहला रूल क्या कहता है, ऑक्टेट कंप्लीशन होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीशन। ध्यान से देखेंगे, अगर इस वाले मॉलिक्यूल को मैं देखूं तो मेरे पास सारे एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे। इस कार्बन की बात करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं 4 बॉन्ड के पास और 2 क्या है उसके पास लोन पेयर। मतलब आप देख लो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और हाइड्रोजन का डिप्लेट कंप्लीट है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आ जाओ, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में भी हमारे हर एक एटम का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर 2 लोन पेयर हो गए। ये नेगेटिव चार्ज किसकी तरह बिहेव करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की तरह ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पर भी सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो इस कार्बन के पास क्या है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब आपके पास इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इन दोनों मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये दोनों तो मोर स्टेबल ही होंगे एज कंपेयर टू थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो देखते हैं अब इन दोनों में कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहला हो गया मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीशन, दूसरा हो गया मेरे पास न्यूट्रल एटम या फिर मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो ऑक्टेट कंप्लीशन क्या है मेरे पास, सेम हो गया। दूसरा देखिए कि मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये वाला फैक्टर भी मेरा सेम हो गया, इस फैक्टर पे भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। अब देखेंगे न्यूट्रल और चार्ज, तो न्यूट्रल वाला मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज। तो साफ साफ पता चल रहा है फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, ये कैसा है बच्चों आपका, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल वाले में ये आपका मोर स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू सेकंड। तो फर्स्ट वाला मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकंड। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, फर्स्ट वाला फोर्थ, फोर्थ सेकंड से ज्यादा हो गया, ये भी। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है। अब देख लेते हैं इन दोनों को भी कैसे कंपेयर किया गया, ये भी देख लेते हैं। तो ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं, फिर क्या देखेंगे, मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड भी दोनों में क्या है, सेम है। उसके बाद देखेंगे न्यूट्रल और चार्ज, तो दोनों मॉलिक्यूल ही कैसे हैं, चार्ज है। उसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है कौन सी, ऑक्सीजन, उसको क्या रखना है, नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल ठीक है। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज कार्बन, उसको क्या रखना है, पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज क्या रख रहा है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव ने क्या रख रखा है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यहीं पे यहाँ कैंसल आउट हो गया कि थर्ड वाला मेरा मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू फोर्थ। तो हमारा ऑप्शन तो वैसे आ चुका था, हमने फिर भी रिकन्फर्म कर लिया। क्लियर है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर से हमने एक नया कंसेप्ट सीखा। ये सारे रूल्स हैं, इन सारे रूल्स को पढ़ दोगे आप, हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिटेल में एक्सप्लेन कर पाओगे उसकी स्टेबिलिटी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग। अब आपको क्या बताना है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। फटाफट से देखते हैं कि एरोमेटिक की क्या कंडीशन होती है। एरोमेटिक, एरोमेटिक की पहली कंडीशन है आपका मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर कैसे देखते हैं, मोस्टली हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नाइट्रोजन को प्लेनर समझते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या होनी चाहिए आपके पास कंडीशन की, वो साइक्लिक इन नेचर हो। तो साइक्लिक, रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, रिंग से देखेंगे। थर्ड, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। अब हक्कल रूल क्या है अभी देखते हैं। हक्कल रूल मतलब आपका जो भी रेजोनेंस हो रहा है, थर्ड रखते हैं कंजुगेशन, ठीक है, वो फोर्थ रूल है हमारे पास। कंजुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब हर एक जो भी रिंग में प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल, एटम, वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कंजुगेशन कैसे देखते हैं, बाय रेजोनेंस, कि रेजोनेंस हो रहा होगा। ठीक है, फोर्थ है आपका हक्कल रूल, फोर्थ है हक्कल रूल। तो हक्कल रूल क्या होता है कि अगर जो भी इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने होने चाहिए, 4n + 2 पाई होने चाहिए। और n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, n की वैल्यू 0 1 2 ऐसे स्टार्ट होती है। ये हो गई एरोमेटिक की कंडीशन। अब एक और होती है आपकी एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक जो होता है ना बच्चों, उसमें ये तीनों कंडीशन तो सेम होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों कंडीशन सेम होती है। फोर्थ कंडीशन बदल जाती है आपकी, 4n + 2 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3, कुछ इस तरीके से। अब जो एरोमेटिक नहीं है, जो एंटी एरोमेटिक नहीं है, वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चला जाएगा। तो फटाफट से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक एक कंडीशन देखते हैं, क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, देखते हैं अभी के अभी। ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2, पर ये कैसा है बच्चों, दिस इज sp3। इसका मतलब ये प्लेनर नहीं है। तो ना ही एरोमेटिक में प्लेनर है, ना ही एंटी एरोमेटिक में। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल इज
नॉन एरोमेटिक, जो ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अब इसी की बात करते हैं, ये क्या है, प्लेनर, कैसे चेक होगा, sp2 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 sp2, सारे मॉलिक्यूल sp2 हैं, ठीक है भाई, प्लेनर है। दूसरा क्या चेक करना है, साइक्लिक रिंग है, बिल्कुल साइक्लिक रिंग है, मतलब ठीक है। दूसरी कंडीशन भी कंजुगेशन, बिल्कुल पूरा हर एक एटम किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कंजुगेशन में। अब देखो फोर्थ रूल क्या कहता है, हक्कल रूल को फॉलो करते, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में। यहाँ पर एन की कोई भी वैल्यू डाल दो, आप टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स ला ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो आप कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स ले आओगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जो सेकंड वाला कंपाउंड है ये कैसा है मेरे पास, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर हो गया बच्चों इतनी बातें। तो फर्स्ट वन इज योर नॉन एरोमेटिक, फोर्थ ऑप्शन, एंड सेकंड वन इज एंटी एरोमेटिक। वैसे अगर आपका ऑप्शन वाइज एलिमिनेशन करना हो तो नॉन एरोमेटिक जैसे ही निकल गया था आपका ऑप्शन मिल चुका था, कौन सा, फोर्थ वाला। बट हमने फिर से कंडीशन देख ली, हम डिटेल में हर एक क्वेश्चन को आराम से समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, AlCl3 की प्रेजेंस में मेजर प्रोडक्ट बता दो भाई। AlCl3 क्या काम करता है, ये लुईस एसिड है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लुईस एसिड है। तो क्या करेगा, इस Cl को अपने पास बुलाएगा, इस Cl को अपने पास बुलाएगा, Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया, CH3 और CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, व्हेनेवर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पर ये प्राइमरी है, क्या है, टर्शरी बनने की पॉसिबिलिटी है, तो एक मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो गया, क्या हो गया, CH3 यहाँ पर बन चुका है आपका CH3, यहाँ पर आपका बन चुका है CH2 CH3 और पॉजिटिव चार्ज। अब जो बेंजीन रिंग आएगा वो बेंजीन रिंग इस पे अटैक कर देगा और आपका मेन कंपाउंड बना लेगा, क्या, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर आपका CH2 और CH3 प्रेजेंट। क्लियर है, तो आपको ऐसा कौन सा कंपाउंड दिख रहा है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट ऑप्शन। तो फिर से आपने दो रिएक्शन देखी यहाँ पर, पहला आपने रीअरेंजमेंट कराया कार्बोकटायन का, उसके बाद आपने बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दी। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये 3 स्टेप मैकेनिज्म फॉलो करती है, 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है इसका, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन करना है। उसके बाद क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, जो भी इलेक्ट्रोफाइल बना वो बेंजीन रिंग पे क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। फिर क्या होता है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, जो बेंजीन रिंग पे पहले से H प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, वो आपका निकल के चला जाएगा। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लिख लो या फिर ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, आप एनसीईआरटी खोलेंगे अपनी और एनसीईआरटी में से ये पूरा मैकेनिज्म याद करेंगे और लिख के देखेंगे अपनी नोटबुक में। क्लियर होती है इतनी बातें, चलिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कि यस मैम हमने होमवर्क भी कर लिया है, एनसीईआरटी पढ़ ली है, एनसीईआरटी रिव्यू भी देख लिया है और हम अब अपना अगला क्वेश्चन देखना चालू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से वो क्या कह रहा है, मोस्ट एसिडिक। ठीक है, तो मोस्ट एसिडिक कैसे देखोगे, कंजुगेट बेस। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एसिडिटी का, हर बार, तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। देख फिर से एसिडिक, एस मतलब एसिड है तो H प्लस चला जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कैसे आपको अलग अलग दिख रहा है, तो इतना पोर्शन तो सब में सेम है, CH2 COH CH2 COH, यहाँ पर CH3 है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ CH2H, और ये वाला पोर्शन सेम। तो ये वाला पोर्शन सेम है, फर्क किसका है आपका, एक डिफरेंट ग्रुप का फर्क है, डिफरेंट ग्रुप का फर्क है। देखो ये सारे ग्रुप क्या ऑपरेट कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइजेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमें क्या देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट में हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ढूंढना है।
वो कहानी तो सेम ही रहेगी ना, कि अगर नेगेटिव चार्ज बना है तो उसको कम करना है, उसकी इंटेंसिटी कम करनी है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ढूंढना है। NO2 क्या है, -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। FB क्या है, -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। CLB क्या है, -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यहाँ पर H का हम क्या देखते हैं, नो इफेक्ट देखते हैं, कोई इफेक्ट नहीं देखते। तो इतनी बात तो क्लियर है, 4 तो मेरा ऑप्शन नहीं होने वाला। तो कौन कौन से हो सकते हैं, इन तीनों में से। अब देख, जब भी इंडक्टिव इफेक्ट होता है तो आपका एक रूल और ऑपरेट होता है, कौन सा, डिस्टेंस नंबर पावर DNP रूल। डी से क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस। डी से क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस। एन से क्या होता है आपके पास, नंबर। और पी से क्या होता है, पावर। तो सबसे पहले जो पास में होगा वो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, दूसरा जो नंबर में ज्यादा होगा वो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, और जो मोर पावरफुल होगा, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा, तो वो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा। तो फटाफट से देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले डिस्टेंस काउंट होगा, तो कितने, फर्स्ट कार्बन पे ही जुड़ा हुआ है, ये भी क्या है, फर्स्ट कार्बन पे ही है, ये भी फर्स्ट कार्बन पे है, तो डिस्टेंस तो हमारा क्या हो गया, सेम हो गया तीनों में। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर पे। जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में आपको प्रायोरिटी देनी है। तो सबसे पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी दी, देख लिया कि तीनों में सेम डिस्टेंस पे ही लगा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर। नंबर की बात करेंगे, यहां पर कितना है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने वाला, 1। यहां पर कितना है हमारे पास, 3। यहां पर कितना है, 1। तो यहीं से आपका डिफरेंशिएट हो गया ना, कि आपके पास 3 ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है, आपके पास यहाँ पर फिनॉल प्रेजेंट था, फिनॉल में आपने क्या किया, Zn डस्ट डाल दी। तो Zn डस्ट डालते ही वो किस में बदल जाता है, बेंजीन में बदल जाता है। तो आपका Q मिल चुका है। Q क्या है आपके पास, बेंजीन। उसके बाद यहाँ पर वो Q बना कैसे है, Cr2O3Al2। एनसीईआरटी की रिएक्शन क्या है, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, एक नॉर्मल स्ट्रेट चेन एल्केन प्रेजेंट होगी, उसको एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा, बेंजीन बना देगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ कार्बन चाहिए, बेंजीन बनाने के लिए 6 नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर पी क्या है आपके पास, हेक्सेन। क्या होगा बच्चों, हेक्सेन। क्लियर होती है इतनी बात। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, बी पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। इतना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक अमाइड है। अमाइड कैसे लिखा हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड ONH2। ये क्या है मेरे पास, अमाइड। दो रिएक्शन दे रखी है, एक है आपके पास NaOBr। देखो ये कौन सी रिएक्शन दिखाता है बच्चों, अमाइड के प्रेजेंस में नेम रिएक्शन है, करवा रखी है वहां पर नेम रिएक्शन वाली वीडियो में, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन डिग्रेड कर देता है, अमाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, अमाइंस में कन्वर्ट कर देगा, CO2 निकाल देगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपके पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये तो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन रिएक्शन दिखाएगा। रिडक्शन रिएक्शन दिखाएगा, क्या कन्वर्ट कर देगा, ये भी अमाइंस ही बनाएगा, बट यहाँ पर कोई CO2 बाहर नहीं निकलेगा, और यहाँ पर एक कार्बन, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ दे रखे हैं 2, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन यहाँ मिलेंगे, इसमें एक कार्बन कम हो गया। अब वो बोल रहा है कि इन द अबव रिएक्शन A एंड B आर। तो A आपका ये मिल चुका है, B आपका ये मिल चुका है, A और B का बताना है रिलेशन। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर होने के लिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, तो आइसोमर नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं, आइडेंटिकल, क्या ये आइडेंटिकल इन नेचर है, नहीं, अलग अलग है, कार्बन ही चेंज हो गए। फंक्शनल आइसोमर, आइसोमर तो हो ही नहीं सकते। होमोलॉग्स, क्या हो गया, होमोलॉग्स। होमोलॉग्स क्या होते हैं, एक ऐसी सीरीज जो सेम फंक्शनल ग्रुप कंटेन करे, बट उनमें कार्बन की जो लेंथ होती है वो क्या होती रहे, चेंज होती रहे। सेम फंक्शनल ग्रुप बट कार्बन की लेंथ क्या होती रहे बच्चों, सेम, तो सॉरी चेंज होती रहे, बढ़ती रहे। तो ये मेरा फर्स्ट होमोलॉग हो गया, ये मेरा सेकेंड होमोलॉग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, बहुत ही अच्छी रिएक्शन, आपके पास NH3 दे रखा है, NH3 में आपका क्या दे रखा है, एनहाइड्राइड। क्या करता है, NH2, ये जो हमारा लोन पेयर है इसको बिजी कर देगा। देखो यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन सीखोगे आप इसमें विद नेम। देखो NH2 डाला, NH2 में पहला स्टेप क्या किया उसने, CH3CO2 पिरिडीन, यही तो है, ठीक है।
असाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी, ये जो लोन पेयर है ये बिजी कर देगा थोड़ा सा अपने आप को, यहाँ पर क्या बन गया NH C डबल बॉन्ड O CH3, ये रिएक्शन हो गई। फिर उसने क्या डाला, सेकंड में डाल दिया HNO3 H2SO4, तो ये क्या दिखाता है, नाइट्रेशन रिएक्शन। जो सेकंड है आपकी वो क्या दिखाएगा, नाइट्रेशन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, लिखते हुए चलो, नाइट्रेशन रिएक्शन। NH3 कैसा है आपके पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देखो जो भी बता रही हूँ नोटबुक में लिखते हुए चलना, हर चीज बोर्ड पे लिखवा नहीं रही हूँ पर बोल रही हूँ, तो जो बोल रही हूँ वो भी साथ के साथ लिखते हुए चलना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो आपका जो नाइट्रो ग्रुप है वो कहां पर जाके लग जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो गया। अब क्या है, थर्ड स्टेप में उसने डाल दिया H3O पॉजिटिव, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो आपकी जो भी असाइलेशन होगी, वो जो प्रोटेक्ट किया था लोन पेयर को, वो डी प्रोटेक्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, वापस से एनालीन बन जाएगा, NH2 आ जाएगा और नाइट्रो ग्रुप आ चुका है आपका कहां पर, पैरा पोजीशन पे। ये क्या बन चुका है आपका, ए कंपाउंड बन चुका है। अब उस ए कंपाउंड के साथ फर्दर रिएक्शन कर दी भाई। फर्दर रिएक्शन क्या करी, उसने डाला NaNO2 प्लस HCl। ये जो रिएक्शन होती है ये क्या बनाती है, HNO2 बनाती है, नाइट्रस एसिड बनाती है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, नाइट्रस एसिड। अमाइन के साथ जब भी नाइट्रस एसिड आएगा डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी हुई, डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। साथ के साथ समझेंगे क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट, जैसा काम वैसा, जैसा नाम वैसा काम, डाइजोनियम सॉल्ट, डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर अभी भी क्या अटैच है आपका, NO2। ठीक है, हो गया। अब देखो ये बन चुका है आपका बी प्रोडक्ट। अब उसने क्या किया, फर्दर उसने कर दिया HBF4 मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड डाल दिया। चलो देखते हैं क्या बनेगा, पेन चेंज करते हैं फटाफट से। थर्ड में क्या किया उसने, थर्ड में उसने पहले स्टेप पे डाला है HBF4। क्या करेगा, ये जो Cl है इसको निकाल देगा और वहां पे जाके BF4 अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N2BF4 नेगेटिव, ये बन चुका है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप है आपके पास NaNO2Cu। सेकंड स्टेप है आपके पास NaNO2Cu की प्रेजेंस में। तो ये क्या करता है, ये डाइजोनियम ग्रुप को हटा देता है, डायज़ो ग्रुप को हटाएगा, किसकी अटैचमेंट कर देगा, NO2 की अटैचमेंट कर देगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऑलरेडी पैरा पोजीशन पे NO2 था, ये फर्स्ट पोजीशन पे डाइजोनियम को हटा के भी क्या लगा देगा, NO2। तो ये पैरा पोजीशन वाला NO2 हो गया, ये डाइजोनियम वाला NO2 हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, फोर्थ। कितने सारी रिएक्शन, कितनी बड़ी चेन ऑफ रिएक्शन एक एक करके हमने बहुत ही आसान तरीके से सीख ली। अब आपको इसमें क्या समझ आया, आपको रिएजेंट का काम भी समझ में आया और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा वो भी समझ में आ गया। अगले अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नॉट यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा। वैसे तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब फिनॉल को हम Zn की फॉर्म में डालेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाती है, बेंजीन। करा भी हमने ऐसे रिएक्शन, तो फिर यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी देख लेते हैं और क्या क्या रिएक्शन दे रखे हैं। CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है बच्चों, कौन सी, ईटार्ड रिएक्शन। क्या बना के देता है, बेंजल्डिहाइड ही बना के देता है। नेक्स्ट आ जाओ, बेंजाइल क्लोराइड H2PDBaSO4 कौन सी रिएक्शन है, रोजनमंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, रोजनमंड। ये भी क्या बना के देता है, पार्शियल रिडक्शन करता है और बेंजल्डिहाइड ही बना के देता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, CrO3 सेम रिएक्शन किसकी तरह, ईटार्ड रिएक्शन की तरह, क्रोमिक ऑक्साइड। ये भी क्या बनाता है, बेंजल्डिहाइड ही बनाता है। ये ईटार्ड रिएक्शन नाम से फेमस नहीं है, लेकिन क्रोमिक ऑक्साइड क्या करता है, नॉर्मल ईटार्ड का ही मैकेनिज्म फॉलो करता है और आपको बेंजल्डिहाइड बना के। ठीक है, हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास क्या प्रेजेंट है, N2Cl। N2Cl के साथ आपने क्या कर दिया, CuCN। कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन। बच्चों कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन। ए पार्ट क्या बन जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से, CN लग गया। CN के बाद आपने क्या करा दी, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, उसने पार्शियल नहीं बोला,
तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, इसका मतलब बी प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, एसिड। क्या बन जाएगा, एसिड, COH एसिड। ये आपका बी बन चुका है, ये आपका ए बन चुका है। फिर क्या डाला आपने, NH3। बी की प्रेजेंस में NH3 डालो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। आपका जो OH ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, NH2 से, और आपका अमाइड बन जाएगा बेंजामाइड। इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। SN1 का कैसे देखते हैं, अगर आपका कार्बोकटायन बहुत स्टेबल हो रहा है, अगर आपका स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा तो वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव। तो फटाफट से देखते हैं, यहां पर क्या बन रहा है आपके पास, ये निकल गया सेकेंडरी कार्बोकटायन, ये निकल गया अलाइलिक कार्बोकटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये निकल गया पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जब इसका परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आप क्या बना रहे हो, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये रिएक्शन दिखाएगा, नहीं। इसका मतलब सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। इसको देखने का एक और तरीका है आपके पास, यहां पर जो लोन पेयर है वो कैसा है, रेजोनेंस में स्टेबलाइज्ड है। तो ये जो C और Cl बॉन्ड है, ये क्या अटेन कर रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या अटेन कर रहा है बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी वजह से ये SN1 नहीं दिखाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आप क्या बना रहे हो, पॉजिटिव चार्ज, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी, आराम से SN1 दिखा सकता है। तो कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, सेकेंड वाला। मोस्ट पूछ लेते तो कौन सा बताते, थर्ड वाला। ये कौन सा है, मोस्ट, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है। ये कौन सा है बच्चों, मोस्ट स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मोस्ट रिएक्टिव होता। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म के लिए क्या कंडीशन होती है, आपके पास CH3 होना चाहिए CHOH के पास, नहीं तो आपके पास CH3 होना चाहिए C डबल बॉन्ड O। ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये किस किस का होना चाहिए, ये कीटोन का हो सकता है और ये एल्डिहाइड का हो सकता है, ठीक है। तो CH3 होना चाहिए, या तो आपके पास क्या है, अल्कोहल, या तो आपके पास क्या है, कीटोन और एल्डिहाइड। तो फटाफट से देखते हैं, यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है, CHOH ये तो दिखा देगा आराम से। यहाँ पर देखते हैं C डबल बॉन्ड हो, इसके साइड में CH3, तो ये भी दिखाएगा। ये क्या है, CH3 CO पर क्या प्रेजेंट है, ये एसिड है बच्चों। एसिड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट में वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंचेगा, मतलब ऑक्सीडेशन फॉर्म में पहुंचेगा। तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में, लेकिन ये ऑलरेडी एसिड है, फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, तो यही हमारी रिएक्शन नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, C डबल बॉन्ड हो, इसके साइड में क्या प्रेजेंट है, CH3 मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट दिखा देगा। क्लियर होती है इतनी बातें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या बोल रहा है, NO2 ग्रुप है, H2PD डाल दिया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन, NCRT की रिएक्शन है, NH2 बना देगा। एक और यहाँ पर रिएजेंट यूज किया जाता है, याद हो आपको, SnHCl या फिर FeHCl, वो भी नाइट्रो कंपाउंड को किस में बदल देता है, हमारे अमाइन में। तो इसका तो बहुत ही इजी आंसर था, क्या हो गया, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो फिर से सीरीज ऑफ रिएक्शन, प्यारी रिएक्शन लगती है सीरीज में, बहुत सारी रिएक्शन हम एक ही क्वेश्चन में सीख लेते हैं। देखो हमने अभी ही पढ़ा था, जब भी NH2 ग्रुप आए तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, असाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर A मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा आपके पास, नॉर्मल CH3 एज इट इज रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, NH C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है। अब क्या करना है आपको, Br2। तो ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पर पैरा पे तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, ब्रोमिनेशन कर देगा ऑर्थो पे। तो क्या बन जाएगा, NH C डबल बॉन्ड O CH3, ब्रोमिनेशन कर दी, Br लग गया, यहाँ पर CH3 एज इट इज प्रेजेंट है। अब H2OH प्लस क्या करेगा, डी प्रोटेक्शन, तो आपका वापस से NH2 ग्रुप बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर Br हो गया। तो Br का इंसर्शन कराने के लिए बस हमने यूज किया, एक साइड इंसर्शन हुआ, वरना नॉर्मल Br2 यहाँ पर डाल देते तो इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि दोनों साइड इंसर्शन हो जाता। तो कंट्रोल्ड इंसर्शन के लिए हम पहले NH2 के लोन पेयर को बिजी करते हैं बाय असाइलेशन रिएक्शन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चल देखो बहुत अच्छी रिएक्शन है, CHCl3KOH
कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या बनाएगा, साइन आइसोसाइनाइड। अमाइन को किस में कन्वर्ट कर देता है, आइसोसाइनाइड। तो X क्या हो जाएगा आपके पास, कुछ इस तरीके का, यहाँ पर N हो गया, यहाँ पर C आ गया, यहाँ पर क्या लगा हुआ है CH3, ये आपका X हो गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पर भी H लगा देगा, यहाँ पर भी H लगा देगा, तो क्या करेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 एज इट इज रहेगा, ये क्या हो गया N, इसके पास एक बॉन्ड खाली है, H बना दिया, इसके पास CH3 बना दिया। तो ऐसा कोई कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है क्या, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। फर्स्ट पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो आपने क्या किया, आपने कार्बाइल अमाइन रिएक्शन याद कराई, आइसोसाइनाइड बनाया, रिडक्शन रिएक्शन कराई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब रिएजेंट भी बहुत पूछा जाता है, तो एक बार रिवीजन हो जाए रिएजेंट की, बहुत ही बढ़िया। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, कहाँ है ये रहा, तो फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड वाला। जॉन्स रिएजेंट क्या दिखता है, जॉन्स रिएजेंट CrO3 H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ढूंढो फटाफट से क्या, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, बी का क्या हो गया फोर्थ, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड। लूकास रिएजेंट बहुत फेमस रिएजेंट है, क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, कहाँ है, कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस Al2, मतलब ZnCl2 बी पार्ट हो गया। फेलिंग सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्वस CuSO4 प्लस रॉकी सॉल्ट। तो क्या क्या ऑप्शन हो गया, ए का थर्ड कहाँ पर है, 2 में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसल आउट हो गए। फिर बी का क्या है, फोर्थ, तो ये वाला आपका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी का यहाँ पर सेकंड दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है बच्चों, आपका करेक्ट ऑप्शन। ये जो रिएजेंट्स हैं इसको भी हमने डिटेल में पढ़ रखा है, एक प्रीवियस वीडियो आएगी मोस्ट रिएजेंट रिपीटेड रिएजेंट्स की, वहां पर आपने इसको डिटेल में पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो बहुत अच्छी रिएक्शन, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो जब भी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी AgCN की प्रेजेंस में, तो ये आपको आइसोसाइनाइड बना के देगा, क्या बना के देगा बच्चों, आइसोसाइनाइड, यहाँ पर NC लगेगा। लेकिन अगर KCN होगा तो क्या बना के देगा, नॉर्मल साइनाइड बना के देगा। ध्यान रखना इस चीज को, ये जो KCN होता है ये आयनिक कंपाउंड है, जो C होता है वो अटैक करता है, लेकिन जो ये है ये कैसा है आपका कोवलेंट कंपाउंड, इसमें N मॉलिक्यूल अटैक करता है, क्योंकि C बिजी है तो N मॉलिक्यूल का लोन पेयर अटैक करता है। तो जब भी AgCN होगा तो ध्यान रखेंगे NC बनेगा, और जब भी KCN होगा तो CN बनेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए कौन सा है आपके पास, ये वाला, और बी कौन सा है, ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन, इन द गिवन कंपाउंड विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हर तरीके का क्वेश्चन डाल रखा है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट, जिसका भी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वही हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया तब क्या देखेंगे, ब्रांचिंग, तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, उल्टा इनवर्स रिलेशन। अगर मॉलिक्यूलर वेट हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी ऑल्सो हाई, इसका डायरेक्ट रिलेशन। तो क्या है हमारे पास, N पेंटेन 5 कार्बन, नियोपेंटेन 5 कार्बन, N ब्यूटेन, ये 4 कार्बन का हो गया, हटाओ इसको। आइसोपेंटेन ये क्या है अपने पास, नॉर्मल 5 कार्बन का। अब फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। N पेंटेन कैसा बनेगा, CH3 CH2 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 CH3, ये बन गया आपका N पेंटेन। नियोपेंटेन कैसा बनेगा, CH3 C CH3 CH3 CH3, कुछ इस तरीके का नियोपेंटेन है। आइसोपेंटेन कैसा बनेगा, CH3, ये हो गया आपका आइसोपेंटेन। तो ध्यान से देखना, जितनी ज्यादा, अब मॉलिक्यूलर वेट तो सेम हो गया, तो ब्रांचिंग क्या देखनी है मुझे, कम। अगर मुझे ब्रांचिंग कम मिलेगी तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसमें 0 ब्रांचिंग, इसमें 2 ब्रांचिंग, इसमें 1 ब्रांचिंग, तो साफ साफ पता चल रहा है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ए वाले का। अगर ट्रेंड लगाना हो तो कैसे लगाओगे, ए वाले का सबसे ज्यादा, उसके बाद जिसकी 1 ब्रांचिंग है मतलब 4th वाले का, फिर किसका लगाओगे, 3rd वाले का, और लास्टली किसका लगा दोगे, 2nd वाले का। क्लियर होती है इतनी बातें, तो ट्रेंड भी सिखा दिया आपको कैसे देखना है, और नॉर्मल हाईएस्ट लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो आप देख ही लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, KMnO4 अगर H+ के प्रेजेंस में है और KMnO4 अगर कोल्ड एल्कलाइन मतलब OH की प्रेजेंस में, यही तो है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर वो H+ के प्रेजेंस में है तो कौन सी रिएक्शन दिखाता है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन, डबल बॉन्ड को क्लीव कर देता है।
ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दिखाता है। और अगर KMN एल्कलाइन है तो ये कौन सा रिएजेंट कहलाता है, बेयर्स रिएजेंट कहलाता है, और ये डायऑल बनाता है। डिफरेंशिएट करके दिया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो ये ओजोनोलिसिस करेगा, यहाँ के दोनों बॉन्ड तोड़ देगा, दोनों बॉन्ड तोड़ देगा तो CH2, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर भी आ चुका है कुछ इस तरीके से, हमारे पास दोनों ऊपर भी कार्बोक्सिलिक एसिड नीचे भी, और यहाँ पर क्या बनेगा, डायऑल, डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर OH बन गया, यहाँ पर OH बन गया। बहुत ही प्यारा रिएक्शन। H+ की कंसंट्रेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और OH की कंसंट्रेशन में बेयर्स रिएजेंट डायऑल बनेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, फोर्थ पार्ट। दोनों तरफ OH OH लग गया इस साइड, और यहाँ पर COH COH। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, एक भी हमारे पास इसका क्वेश्चन नहीं आया था कार्बोनिल का, वो भी डाल दिया। देखो ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये हमारे डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ये अपने ऊपर क्या रखता है, पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या रखता है, पार्शियल नेगेटिव। यही तो है। तो यहाँ पर ये CN किसकी तरह एक्ट करेगा, ये हमारे नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो पार्शियल पॉजिटिव वाले पे ढूंढेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बना देगा। तो क्या बन गया, A पार्ट, यहाँ पर लग चुका है आपका CN और यहाँ पर लग चुका है OH। अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये आपका A बन चुका है। A में क्या डाल दिया, आपका कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये दो काम दिखाएगा बच्चों, यहाँ पर हीट भी डाल दी। तो ये किसकी तरह काम दिखाएगा, सबसे पहला ये काम दिखाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो मतलब CN को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। दूसरा ये काम दिखाएगा अपना डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दोनों काम दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये पानी निकाल देगा, तो पानी निकाल देगा तो किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कीन में। और जब ऑक्सीडेशन करेगा तो किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस वीडियो में दिखा दी। तो किस क्या बन जाएगा आपका, जो CN है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। और यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी। कैसे, अल्फा पे प्रेजेंट है मेरे पास OH, और बीटा चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, बात बराबर ही है। तो कहीं से भी निकाल लो, आपका एल्कीन मॉलिक्यूल बन गया। तो ये बन चुका है आपका B। ठीक है, तो B पूछा है आपका, दिख रहा है क्या था, बिल्कुल दिख रहा है। सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन, ये आपका B। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट रिएक्शन। करेक्ट रिएक्शन चूज करनी है। देखो क्या बना रहा है आपके पास, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अमाइड। अमाइड में Br2 NaOH क्या बनाएगा, NaOX तो बनाएगा। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, नाम लिखो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या बनाना चाहिए था, CH3 CH2 NH2। क्या यही है, नहीं। तो ये रिएक्शन गलत हो गई। Br2 UV लाइट क्या दिखाता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नाम लिखो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा, इस पे सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास कीटोन प्रेजेंट है, ये तो मॉलिक्यूल ही गलत बना रखा है। ये आपका क्या नेचर दिखा रहा है, sp। sp क्या होता है, लीनियर। इसके 5 बॉन्ड बना दिए, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इस कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए, sp तक भी नहीं जाएंगे। इस कार्बन के 5 बॉन्ड हैं भाई, क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है, नहीं। तो ये तो हमारी रिएक्शन ही गलत हो गई। तो यही है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। एक बार देख भी लेते हैं क्या है हमारे पास, अमाइड ग्रुप। और ये क्या दे रखा है आपके पास, बड़ा सा लिख देती हूँ, गलत नहीं है बच्चों, बड़ा सा लिख देती हूँ, CHCl3KOH। कौन सी है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अभी देखा था हमने, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या बना देगा, आइसोसाइनाइड। बिल्कुल ठीक रिएक्शन है, करेक्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। Which of the following can be prepared by Gabriel thalamide synthesis। देखो ग्रेबियल थैलामाइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, प्राइमरी अमाइन। सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा बच्चों, प्राइमरी अमाइन। दूसरा सिर्फ और सिर्फ एल्काइल प्राइमरी अमाइन बनाएगा, अराइल वाला नहीं बनाएगा, अराइल वाला नहीं बनाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं ये क्या है, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, बना सकता है। ये सेकेंडरी हो गया, कैंसल आउट। ये प्राइमरी हो गया, ठीक है। क्या दोनों बना देगा, नहीं। यहाँ पर C6H5 है, अराइल वाला नहीं बनाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी पार्ट। बहुत ही कंफ्यूज करता है वो आपको, बोथ A एंड B देके कि आप प्राइमरी देखोगे दोनों को टिक कर दोगे, पर अराइल वाला नहीं बनाता है। कौन सा बनाता है, सिर्फ एल्काइल वाला बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एस्पिरिन बनाएंगे इसमें हम, बहुत ही यूज होता है हमारे मार्केट में। चलो बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास एक फिनॉल है, उसके साथ CO2 NaOH डाल दिया। कौन सी रिएक्शन है, कोलबेज रिएक्शन। कौन सी है,
टोल बेस रिएक्शन क्या बना के देगा, ए पार्ट में आपको सैलिसिलिक एसिड बना के देगा, क्या बना के देगा, सैलिसाइलिक एसिड, OH एज इट इज रहा, COH बना दिया, सैलिसाइलिक एसिड, बहुत ही बढ़िया। अब सैलिसाइलिक एसिड की प्रेजेंस में हमने क्या डाल दिया, एनहाइड्राइड, क्या बनाता है, OH इसके साथ रिएक्ट करता है और हमारा कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बन जाता है, यहाँ पर आपका आ जाएगा OCOCH3 और यहाँ पर COH रहेगा। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, एस्प्रिन के नाम से जानते हैं, दवाई है दवाई। चलो देखते हैं, तो ए कौन सा है आपका, ए और बी पूछ रहा है, तो ए आपका सैलिसाइलिक एसिड है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चारों ही ठीक है। बी पार्ट आपका कैसा है, एस्प्रिन, एस्प्रिन कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा, ठीक है, क्लियर होती है बच्चों इतनी बातें। चलिए, तो हमारे पास सारी रिएक्शन खत्म होती है, 30 की 30 रिएक्शन हमने इतनी जल्दी पढ़ी और हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर दी है इसमें। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो बच्चों, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आपके लिए बहुत सारे ऐसे सेशन लाती रहूं और आपका बहुत सारा फायदा कराती रहूं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये पूरा 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा, और अब आपको कौन सी फर्दर वीडियो चाहिए इस 4 डे चैलेंज के बाद, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और पूरा भर दो कमेंट सेक्शन को, ताकि हम आपके लिए मोटिवेटेड रहे और आपको ऐसा प्योर रिफाइंड कंटेंट प्रोवाइड करते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट।